हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना लर्नविल चैनल। दोस्तों, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इस वजह से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, और आइए वक्त को बिना बर्बाद किए काम की बात करते हैं। ये हैं कोलबर्ग। इन्होंने ही स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट दी हैं। ठीक है, नैतिक विकास की जितने भी चरण हैं इन्होंने दिए हैं। इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और उन पे भी दो दो स्टेजेस हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये स्टेजेस क्या हैं। पर सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोलबर्ग की थ्योरी में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे कि मोरल डेवलपमेंट क्या है। मोरल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों? नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करना सीखता है। जब आपको पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, तो उसको जब आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, उसी को कहते हैं नैतिक विकास। और दूसरा, ये वो सामाजिक मूल्य हैं। ठीक है, यह सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और उचित अनुचित के मानकों को समझने की प्रक्रिया है। इसे हम आसान शब्दों में कहें तो चोरी करना क्या अच्छी बात है? नहीं। ठीक है, और किसी की मदद करना क्या अच्छी बात है? हाँ। तो ये किसने डिसाइड किया है? ये हमारी सोसाइटी ने, हमारे समाज ने डिसाइड किया हुआ है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करना सीखता है। अब हम बात करेंगे कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसका जो कोर फोकस है किन चीज़ों पे था। तो पढ़ते वक्त हम ध्यान देते हैं कि हमने देखा है कि इसे हम नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिकता पर नहीं था, बल्कि नैतिक निर्णय पर आधारित था, मोरल जजमेंट्स पर। यह पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये मोरल जजमेंट्स पर आधारित था। अभी कैसे आधारित था हम जानेंगे। ठीक है, उन्होंने जितनी भी चरण दी उनमें उन्होंने कंडीशन रखी कि कौन बच्चा कैसे बिहेव करता है, वो कोई काम क्यों करता है, तो वो उसके निर्णय पे होता है। ठीक है, तो मोरल जजमेंट्स पर केंद्रित है। दूसरा, कि नैतिक निर्णय का अर्थ दुविधा की स्थिति में सही या गलत के मामले में तर्क का बौद्धिक मूल्यांकन करना है। अब इसका क्या मतलब है? बहुत आसान शब्दों में, ये नैतिक निर्णय क्या सही होता है, क्या गलत होता है, आप अपनी आयु के अनुसार, मतलब ऐसा कोहलबर्ग कहते हैं कि आप अपनी आयु के अनुसार या बच्चा अपनी आयु के अनुसार ये तर्क करता है। ठीक है, तो ये एक दुविधा भी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि ये सही और गलत क्यों है, पर आप अपनी जिस एज पे होते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो उन चीज़ों के लिए। अभी से हम बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। फिर कोलबर्ग ने एक बताया कि हिंज डिलेमा की बात की थी। तो हिंज नाम का एक आदमी रहता है, उसकी बीवी बहुत बीमार रहती है। वो डॉक्टर उससे कहता है कि इसको एक दवा की ज़रूरत है। वो दवा बहुत महंगी रहती है, तो वो उसके लिए मेडिकल पे जाता है। मेडिकल वाला कहता है भाई ये बहुत महंगी है, मैं तुम्हें बिना पैसों के तो दे ही नहीं पाऊंगा। अब वो प्रॉब्लम में आ जाता है, उसको डायलेमा होता है कि मैं क्या करूं, मेरी बीवी की जान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये दवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वो सोचने लगता है कि डायलेमा उसको इस चीज़ का होता है कि या तो मैं कहीं से जाऊं, कमाऊं और दुकानदार को पैसे दे दूं, या फिर मैं दूसरा काम ये कर सकता हूं कि जाके दुकान को तोड़ूं और दवा निकालूं और अपनी बीवी की जान बचाऊं। तो वो जाता है और दुकान को तोड़ता है, द ब्रेक इन। ठीक है, और दुकान को तोड़ने के बाद वो अपनी बीवी की जान बचाता है। ठीक है, ये दवा लेके वो भाग रहा है। तो कोलबर्ग बच्चों से पूछते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। ठीक है, ये उनका सवाल रहता है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि उन्होंने 3 लेवल्स दी थी। पहली थी प्री कन्वेंशनल, दूसरी थी कन्वेंशनल और तीसरी थी पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, पहली थी प्री कन्वेंशनल, दूसरी थी कन्वेंशनल और तीसरी थी पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, इनके नाम आप इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। आई बात समझ में आपको? तो अब बात करते हैं पहले हम प्री कन्वेंशनल की, कि प्री कन्वेंशनल क्या है। तो इन्हें पता नहीं होता
जो प्री कन्वेंशनल स्टेज के बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्हें ये बात पता ही नहीं होती कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, प्री कन्वेंशनल वालों को गलत और सही दोनों ही पता नहीं होता। ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपके वो बच्चे होते हैं जो प्राइमरी क्लासेस में होते हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी क्लास वाले बच्चे ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, अब बात करें कन्वेंशनल की, तो कन्वेंशनल में आपके एडोलेसेंट्स होते हैं। ठीक है, जो किशोरावस्था वाले होते हैं 11 से 19 लगभग। ठीक है, 11 से 18, 11 से 19 वो लोग कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं। ठीक है, और इसमें ये उन्हें पता चलता है कि समाज में क्या सही है, ठीक है, सही क्या है, ठीक है, और गलत क्या है, ये उन्हें पता होता है और वो उसे फॉलो करते हैं। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, कन्वेंशनल में एडोलेसेंट्स एज वाले बच्चे होते हैं, वही 11 से 19 वाले। ठीक है, उन्हें ये पता होता है कि समाज में क्या सही है और क्या गलत है, ये इन चीज़ों का नॉलेज उन्हें होता है और वो सही और गलत को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल की। तो पोस्ट कन्वेंशनल में ये जो आपके 19 प्लस या एडोलेसेंट से ऊपर वाले जो लोग होते हैं वो सभी आते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल में इन्हें पता होता है कि जो सोसाइटी है, समाज है, वो किसे सही मानता है, सही क्या है और गलत क्या है, ये जानते हैं। ठीक है, कि समाज किस काम को सही मान रहा है और किस काम को गलत मान रहा है, ये बहुत अच्छे से जान रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये करते वही हैं जो इन्हें सही लगता है। ठीक है, यहाँ पे अपनी मर्जी की बात आ गई। ठीक है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचते हैं। क्या करते हैं? सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इनकी थिंकिंग चेंज होती है। ठीक है, थिंकिंग चेंज, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनकी थिंकिंग चेंज होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में दो स्टेजेस हैं। तो आइए प्री कन्वेंशनल की पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ठीक है, इसमें होता क्या है कि पनिशमेंट और ओबीडियंस, ये पहली स्टेज में बच्चे को जो करने को कहा जाता है वो वही करता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि आप बच्चे को जो कुछ भी करने को कहेंगे, ठीक है, जो कुछ भी करने को कहेंगे, जो करने को कहेंगे वो वही करेगा। वो अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाएगा। आपने जो बोला, जो भी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन आपने उसको दिया है वो वही करेगा। बच्चे को आपने जो कुछ भी करने को कहा वो उसे क्यों करता है? उसे सही है गलत पता नहीं होता। ठीक है, उसको खौफ होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की वजह से। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सपोज कोई लड़का है या लड़की है, कोई लड़का या लड़की है, तो आपने उनको होमवर्क दिया और कहा बेटा ये करना है। ठीक है, अब ये घर पे उसको क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें डर होता है कि मम्मी मारेंगी या पापा डांटेंगे, तो वो डर इन्हें डर है। ठीक है, इसलिए ये पनिशमेंट का डर है, इसलिए उस काम को ये करने को रेडी रहते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आपको आई बात समझ में? कोई भी लड़का लड़की होमवर्क करने को क्यों तैयार होता है? क्योंकि मम्मी या पापा का उनको खौफ होता है, इसीलिए इसको कहा गया पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है म्यूचुअल एक्सचेंज। अब ये म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है? सपोज बहुत आसान शब्दों में हम कहते हैं कि ये व्यक्तिगत लाभ से संबंधित होता है। ठीक है, आप कोई काम क्यों करते हो? आप कोई काम तभी करते हो ना जब आपको उससे कोई लाभ होता है। आप किसी की मदद जब करते हो, जब हम किसी की मदद करते हैं तो सोचते हैं कि यार कल को हमें जरूरत होगी तो ये हमारी मदद करेगा ही करेगा। कुछ ऐसा ही बच्चों के साथ होता है इस स्टेज पे, म्यूचुअल एक्सचेंज पे, कि इसने मेरे साथ जो किया है सेम वही मैं भी इसके साथ करूंगा। इस चीज के, ये चीज उनके दिमाग में होती है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूं कि म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब होता है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। सपोज अगर किसी बच्चे ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, तो दूसरा बच्चा भी कहेगा भाई मैं भी इसको थप्पड़ मारूंगा, तभी उसको सुकून मिलेगा। ठीक है, इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी इसको थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, या फिर मैं इसको अपना पेन तभी दूंगा जब ये मुझे अपनी पेंसिल देगा या चॉकलेट देगा। ठीक है,
आ रही बात समझ में? दोस्तों, कन्वेंशनल में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात होती है। मतलब कि इसमें बच्चे के दिमाग में ये होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, लोग क्या सोचेंगे से मतलब है लोग मुझे अच्छा बोल रहे हैं, गुड बॉय या फिर बैड बॉय, गुड बॉय गुड गर्ल, बैड बॉय बैड गर्ल। तो अच्छा और बुरा समाज के सामने, ठीक है, दिखने के लिए, समाज में बहुत आसान शब्दों में कहूं तो समाज में स्वीकृति के लिए बच्चे ऐसा करते हैं। समाज में जो स्वीकृति होती है कि तारीफ होगी, ठीक है, तारीफ उनका, उनकी सोच का आधार होता है लोगों की तारीफ, लोग क्या कहेंगे ये उनका आधार होता है। और इसीलिए फॉर एग्जाम्पल बच्चा है तो वो टीचर के बिना कहे लाइन पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अब जब वो लाइन पे जाके खड़ा हो जाएगा तो वो क्या सोचता है, टीचर कल जब असेंबली के बाद आएंगे क्लासरूम पे तो वो कहेंगे अरे यार ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उन्हें समाज की स्वीकृति चाहिए होती है, इसीलिए वो जाके पहले से भाई लाइन में खड़ा हो जाता है गुड बॉय की तरह। टीचर आके बोलेगा यू आर अ वेरी गुड बॉय और यू आर अ वेरी गुड गर्ल, ठीक है। तो इसके लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और चीज़ों को इंग्लिश में ही याद रखिएगा। अब ये सोशल सिस्टम क्या होता है? सोशल सिस्टम में बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की, ठीक है। इस स्टेज पे बच्चों का ऐसा मानना है कि सोसाइटी में जो चीज़ चली आ रही है, ठीक है, उसे आप वैसा ही बना रहने दीजिए। जो सोसाइटी में पहले से चला आ रहा है उससे छेड़छाड़ मत करिए, ठीक है। चोरी करने के बाद अगर सजा दी जाती है, ठीक है, कि फांसी की सजा दी जाती है तो उनके अकॉर्डिंग ये सजा अगर दी जाती है, सोसाइटी का रूल है तो दी ही जानी चाहिए। फिर आप इस पे कोई चेंज मत करिए। चोरी कैसे भी हो, किसी ने किसी का पेन चुराया हो या किसी ने किसी की किसी का घर से सामान चुराया हो, सेम सजा ही बच्चे देने को कहेंगे। अगर आप इस सोशल सिस्टम इस टाइम पे बच्चे से बोलेंगे कि इसने मेरा पेन चुराया है तो इस स्टेज पे बच्चे कहेंगे कि भाई इसको फांसी की सजा दो, ठीक है। क्योंकि उन्हें ये है कि भाई चोरी की सजा फांसी होती है, ठीक है, ये 20 साल जेल होती है। तो वो वही सजा सबके लिए रखेंगे, उन्हें नहीं पता कि क्राइम कैसा है, ठीक है। तो ये होता है सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। जो सोसाइटी में चला आ रहा है उसे आप वैसा ही चलने दीजिए। या बहुत आसान एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों का ही, कि चीटिंग गलत है, ठीक है, चीटिंग गलत है, चीटिंग गलत है। और वो क्यों गलत है? क्योंकि ये हमारे नियम के खिलाफ है, ठीक है। तो अगर टीचर इसके लिए मारता है या रेस्ट्रिकेट कर रहा है तो किसी ने थोड़ा सा देखा है या किसी ने पूरी कॉपी उतारी है, दोनों के लिए सेम सजा आप दोगे। इस स्टेज पे बच्चे ऐसा बोलते हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट कन्वेंशनल की। तो पोस्ट कन्वेंशनल में है इंडिविजुअल राइट्स। अब ये क्या है? ये इंडिविजुअल राइट्स होते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब तक रूल्स भला कर रहे हैं, ठीक है, रूल्स जब तक भला कर रहे हैं तब तक ठीक है, और अगर वो रूल्स भला नहीं कर रहे हैं तो इन्हें बदल देना चाहिए, ठीक है। समाज के नियम अगर किसी का भला कर रहे हैं तब तक उनसे फायदा लेना चाहिए या वो ठीक है। अगर उनसे किसी का नुकसान हो रहा है तो उन नियमों को तोड़ना चाहिए या तो बदल देना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी का, अगर ये पूरी तरह मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मानव कल्याण की। यही इनके दिमाग में होता है पूरी तरह कि अगर किसी नियम से किसी को नुकसान हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है तो उस नियम को बदलना ही चाहिए। अब हम लास्ट है हमारा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या है कि ये बात करते हैं सभी के बेनिफिट की, ठीक है। ये कहते हैं भाई बेनिफिट दो सभी को, बेनिफिट फॉर ऑल। ये सबके बेनिफिट की बात करते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। अभी बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इनकी जो थिंकिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है। इनका मानना होता है कि आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनें, जो आपकी अंतरात्मा कहती है आपको उसकी आवाज़ सुननी चाहिए, ठीक है। अंतरात्मा की आवाज़ से मतलब है कि अगर कोई कानून आपको गलत लगता है, ठीक है,
अगर आपको कोई कानून गलत लगता है और वो इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उसके खिलाफ जाइए, ठीक है। कोई भी कानून या किसी भी कानून के खिलाफ तभी जाना चाहिए अगर वो इंसानियत के खिलाफ हो। इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। और ये पूरी तरह समाज से लड़ने को तैयार हो जाते हैं भाई, रिस्क में लगा देते हैं अपनी जान को। ये बात करते हैं न्याय की, समानता की और मानवता आधारित चीज़ों की, ठीक है। न्याय, समानता और मानवता, ये इनके एथिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनके अकॉर्डिंग ही सोचते हैं और इनका मानना होता है कि अगर इनमें से किसी भी चीज़ का हनन हो रहा है या नुकसान पहुंच रहा है तो भाई उस नियम को तुम तोड़ दो, ठीक है। इनसे अगर आप बात करोगे ना कि हिंज ने दुकान पे जाके तोड़ा तोड़ी की तो उसने क्या सही किया, तो ये बोलेंगे हाँ भाई वो एकदम सही था, उस सिचुएशन पे उसने जो किया वो गलत नहीं था, ठीक है। ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो एग्जाम्स में आते हैं, जिनमें से बहुत फेमस है गिल्गिन वाला। तो पहला तो लिंग पक्षपात, ठीक है। गिल्गिन ने कहा कि ये सिद्धांत जो था इसमें पुरुषों की नैतिकता को प्राथमिकता दी गई लेकिन महिलाओं की देखभाल आधारित नैतिकता को कम महत्व दिया गया। ये आसान भाषा में कहें, महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं गया, ठीक है। दूसरा सांस्कृतिक पक्षपात था, एक विशेष संस्कृति के बारे में सोचा गया, ठीक है। हर क्षेत्र पे और हर व्यवहार पे बच्चे अलग अलग व्यवहार करते हैं, तो उस चीज़ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। नैतिक सोच और व्यवहार में अंतर था, ठीक है। अब ये नैतिक सोच और व्यवहार में अंतर का मतलब ये हुआ कि बच्चे अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग प्रतिक्रिया, अपनी मोरल थिंकिंग और अपना बिहेवियर दिखा सकते हैं, पर इनके अकॉर्डिंग नहीं, ये फिक्स था, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म आया। फिर चरणों की वही सार्वभौमिकता पर संदेह, सब ये यूनिवर्सल तो स्टेजेस नहीं थी इनकी, इन्होंने जो 6 स्टेजेस दी, 3 लेवल्स की 6 स्टेजेस जो थी, क्या ये यूनिवर्सल थी? क्या इंडिया का बच्चा और ऑस्ट्रेलिया का बच्चा ऐसा सेम ही कर सकता है? जरूरी तो नहीं है। तो सार्वभौमिकता पर संदेह था। इन्होंने न्याय पर अत्यधिक जोर दिया, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये न्याय आधारित या निर्णय आधारित था, ठीक है। ये नैतिक नहीं था, ठीक है ना, ये नैतिक निर्णय पर आधारित था। तो इन्होंने न्याय पर अधिक जोर दिया और भावनाओं की काफ़ी अनदेखी की। इन्होंने भावनाओं को महत्व नहीं दिया, बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट, मोटिवेशन और थिंकिंग, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा सीटेट कोर्स का। और मैं माफ़ी चाहूँगा, फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आगे से क्लासेस ज़रूर कंटिन्यू रहेंगी। अब मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और एंड fuel your future will learn will have a bright future in this, and God bless you all.